हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग रेशियो का वन शॉट वीडियो। एक ही वीडियो में मैं कोशिश करूंगा पूरा अकाउंटिंग रेशियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूं। इस चैप्टर को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रेशियो का मतलब क्या है। रेशियो का मतलब है कि किसी दो चीजों को कंपेयर किया जा रहा है। ये वो दो चीजें नहीं है जो आप समझ रहे हो, लेकिन कोई भी दो चीजें जिसे कंपेयर किया जा रहा है कि मैं मोटा हूं वो तो, और सामने वाला पतला है, तो मैं सामने वाले के मुकाबले कितना मोटा हूं, या सामने वाले के मुकाबले मेरे में कितना वेट है, या सामने वाले के मुकाबले में मेरे पे कितना पैसा है। इसको जब हम रेशियो में जब कंपेयर करते हैं तो उसे हम रेशियो कहते हैं, कंपैरिजन। और अकाउंटिंग का मतलब जो भी हमारे अकाउंट्स में आने वाले चीजें हैं उनमें कंपेयर किया जा रहा है। तो वो रेशियो आपका प्योर और सिंपल भी हो सकता है जिसे हम इस फॉर्म में दिखाते हैं। वो रेशियो परसेंटेज में भी हो सकता है जिसे हम परसेंटेज की फॉर्म में दिखाते हैं। टाइम्स में भी हो सकता है जिसे हम टाइम्स में दिखाते हैं, और फ्रैक्शन में भी हो सकता है जिसे हम ऐसे दिखाते हैं। तो इसमें आपको मेनली बड़े बड़े चार टॉपिक्स के रेशियो पढ़ने हैं, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। एक साल के अंदर आप कितना कैपेबल हो पैसा देने के, कितना पैसा आपके पास है जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए एक साल के अंदर, उसके मुकाबले में कितनी आपके पास लायबिलिटी है जो आपको एक साल के अंदर देनी है। इसके लिए हम निकालते हैं लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें हमें दो रेशियो पढ़ने हैं, करेंट रेशियो जिसको हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं, और लिक्विड रेशियो जिसको हम क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि करंट रेशियो का आइडल रेशियो क्या है तो वो होता है 2:1। क्विक रेशियो का पूछा जाए तो वो होता है 1:1। तो अब देखते हैं, यहां मैंने लिखा हुआ है कि करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। जितनी भी हमारी करंट एसेट्स हैं उन सबको जोड़कर डिवाइड कर दिया जाता है जितनी भी हमारी करंट लायबिलिटी है। अब सर करंट एसेट्स क्या होती है? वो संपत्ति, वो आपके बाप का माल जो एक साल के अंदर कैश में इजीली कन्वर्ट हो जाए, वो हमारी सारी की सारी करंट एसेट्स होती है। और वो कर्जा, दूसरे के बाप का माल जो आपको एक साल के अंदर पेड करना है, वो होती है हमारी सारी करंट लायबिलिटी। कुछ मैंने करंट एसेट्स के नाम यहां पर लिए हैं, जैसे करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज। लेकिन इन्वेंट्री में आप लूज टूल्स का अमाउंट नहीं लेंगे, स्टोर्स एंड स्पेयर्स का अमाउंट नहीं लेंगे। फिर ट्रेड रिसीवेबल हमारी करंट एसेट्स है जिसके अंदर बीआर और डेटर्स आते हैं, और डेटर्स में से हम प्रोविजंस को लेस करके लिखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है तो इन दोनों का कोई काम नहीं है, क्योंकि पापा आ चुके हैं तो औलादों का भी कोई काम नहीं है। कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, चेक्स है, ड्राफ्ट इन हैंड है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, या इंटरेस्ट रिसीवेबल है। ये सारी हमारी कुछ करंट एसेट्स के मैं नाम लिखे हैं। इन सबको जोड़ देंगे, हमारे करंट एसेट का टोटल करेंगे। वही करंट लायबिलिटी की बात करें तो जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, कम समय के लिए आपने पैसा लिया है। ट्रेड पेबल है जिसमें बीपी और क्रेडिटर्स आते हैं। सेम ऐसे ही अगर आपने ट्रेड पेबल दे रखा है तो बीपी और क्रेडिटर्स नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, वो खर्चा जो आपने अभी पेड नहीं करा, पेड करना था। शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, और अनक्लेम्ड डिविडेंड है। कभी कभी आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, कुछ इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन में करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी निकालनी पड़ सकती है। जैसे करंट एसेट्स आप ऐसे भी निकाल सकते हैं जब करंट लायबिलिटी में वर्किंग कैपिटल को जोड़ दें। या आपसे पूछा जाए सर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस नन करंट एसेट्स। तो ये तो बात है हमारी करंट एसेट्स की। ऐसे ही करंट लायबिलिटी की बात आई, करंट लायबिलिटी आप ऐसे निकाल सकते हैं करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल, या
टोटल डेब्ट माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट। अब यहां पर एक मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं जो आपके बहुत काम आएगी। शायद क्वेश्चन आए नहीं आए, लेकिन वो बात आपको आना जरूरी है जो कि हमारी बैलेंस शीट से रिलेट करती है। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि आप करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी ऐसे भी निकाल सकते हैं, बैलेंस शीट का जो फंडा है वो आपको आना बहुत जरूरी है। आने वाले जितने भी रेशियो हैं उनमें ये बहुत काम आता है। सर जैसे क्या क्या? देखिए, बैलेंस शीट आपको मालूम है, बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड एल फॉर वो नहीं जो आप सोच रहे हो, एल फॉर लायबिलिटी, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होती है? लायबिलिटीज होती हैं। और राइट हैंड साइड में क्या होती है? एसेट्स होती है। ठीक है, और आपको यह मालूम है कि जो भी हमारी लायबिलिटी का टोटल होता है वही एसेट्स का टोटल होगा। मतलब सर, अगर आपके पास लायबिलिटी का टोटल है, मान लीजिए अगर यहां पर लायबिलिटी आपकी टोटल 12 लाख की है, तो टोटल एसेट्स का अमाउंट भी कितना होगा? 12 लाख होगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं सर। अब हम बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले एसेट्स की बात कर लेता हूं। एसेट्स में आपकी दो टाइप की एसेट्स होती हैं। एक होती है हमारी फिक्स एसेट्स, जिसको हम नन करेंट एसेट्स भी कहते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, कार है, बिल्डिंग है। फिक्स एसेट्स में टेंजिबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल भी हो सकती है। और एक होती है हमारी करेंट एसेट्स, जो अभी आपने पढ़ा। और अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल एसेट्स निकालिए, तो आप क्या करेंगे? फिक्स एसेट्स में करेंट एसेट्स को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अगर मैं आपसे कहूं फिक्स एसेट्स का अमाउंट निकालिए, तो टोटल एसेट्स में से क्या करोगे? करेंट एसेट्स का अमाउंट माइनस कर दोगे, फिक्स एसेट का निकल आएगा। अगर मैं आपसे कहूं करेंट एसेट्स का अमाउंट निकालो, तो टोटल एसेट्स के अमाउंट में से फिक्स एसेट अमाउंट माइनस कर दोगे, जिसको हम नन करेंट एसेट्स भी बोलते हैं। तो आ जाएगा। ये फंडा क्लियर हुआ कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब जरा इधर आ जाइए साइड में। यहां पर ए फॉर इक्विटी लिखते हैं, जिसमें हमारे शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, रिजर्व सरप्लस आता है। इसको अभी साइड में कर दे रहे हैं कैपिटल की फॉर्म में। ये हमारी क्या है? कैपिटल की फॉर्म में भी साइड में कर दे रहे हैं। और क्या होता है सर? और होता है हमारे डेब्ट। डेब्ट यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। दो तरह की लायबिलिटी होती है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जिसको हम कहते हैं नन करेंट लायबिलिटी, और करेंट लायबिलिटी जो लंबे समय की है वो हमारी नन करेंट लायबिलिटी है, और जो कम समय की है, जो 1 साल के अंदर पेड करनी, वो आपकी करेंट लायबिलिटी है। अब मैं आपसे यहां कहूं, अभी इसको आप छोड़ दो, आप बस ये देखो कि बस ये दोनों है। अब मैं आपसे कहूं टोटल लायबिलिटी निकालो, तो डेब्ट यानी कि नन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। अब मैं आपसे कहूं कि भाई नन करेंट लायबिलिटी निकालो, तो टोटल लायबिलिटी माइनस करेंट लायबिलिटी। मैं आपसे कहूं करेंट लायबिलिटी निकालो, तो टोटल लायबिलिटी माइनस नन करेंट लायबिलिटी। ये चीज क्लियर हुई या नहीं? अच्छे से हुई होगी उम्मीद है ना? अब थोड़ा आगे देखते हैं हम इसको। अब करेंट रेशियो के बाद आता है हमारा लिक्विड रेशियो, जो कि हमारा लिक्विडिटी रेशियो का ही पार्ट है। अब लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी तो मैंने भी आपको बताया था कि वो कैसे निकालते हैं और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। लिक्विड एसेट्स को निकालने के दो तरीके हैं। जब आप करेंट एसेट्स को कैलकुलेट करें, तो उसमें से आप इन्वेंट्रीज को नहीं लें और प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी नहीं लें। एक तो ये तरीका है। कभी कभी ऐसा होगा कि आप करेंट एसेट्स निकाल चुके हैं और करेंट एसेट्स को ही आप लिक्विड एसेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें से आप क्या करें? करेंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज को माइनस कर दें और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दें। ऐसा करके आपका लिक्विड रेशियो आ जाएगा, जिसका आइडल रेशियो होता है 1:1। ये तो थे हमारे लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी।
अब रेशियो का नाम ही है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो यानी कि लंबे समय के लिए आप कितने सॉल्वेंट हैं, जिसमें पहला रेशियो आता है डेब्ट इक्विटी रेशियो, जिसको हम लेवरेज रेशियो भी कहते हैं, और इसका जो आइडल रेशियो होता है वो होता है 2:1। इसको हम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है सर? डेब्ट अपॉन इक्विटी। याद करिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बैलेंस शीट बनवाई थी, वहां लेफ्ट हैंड में मैंने आपको इक्विटी और डेब्ट, वो डेब्ट यानी कि लंबे समय के जो कर्जे हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, और क्या क्या दे रखा है आपको, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, डिबेंचर्स हैं, जो भी लायबिलिटी लंबे समय की है वो हमारे डेब्ट का पार्ट है। और इक्विटी, वापस से लेफ्ट हैंड साइड में ही इक्विटी में क्या था? शेयर होल्डर फंड थे, जिसमें शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सारी चीजें आती हैं। तो एक तो आपका इजीली ऐसे आ जाएगा। एक अभी जब मैं बैलेंस शीट बता रहा था तब वहां पे मैंने कहा था कि पहले कंसेप्ट को भी इग्नोर कर दीजिए। लायबिलिटी साइड में 3 थे, एक था आपका इक्विटी, एक था आपका डेब्ट और एक था नॉन करेंट लायबिलिटी। तीनों को जोड़कर टोटल लायबिलिटी आता है। और अगर मुझे मान लीजिए इक्विटी निकालना है तो डेब्ट और नॉन करेंट लायबिलिटी को जोड़कर टोटल लायबिलिटी से माइनस कर सकता हूं। वही लिखा है मैंने यहां पर, टोटल डेब्ट माइनस करेंट लायबिलिटी। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपको शेयर होल्डर फंड दे रखे हैं, तो उसमें आपको चाहे शेयर्स की वैल्यू दी हो या प्रॉफिट एंड लॉस दिया हो, कुछ चीज नहीं आएगी, क्योंकि वो सब उसमें इंक्लूड होता है। अगर आपको शेयर कैपिटल दे रखा है तो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं आएगा। अगर आपको रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है तो किसी भी तरीके का रिजर्व और किसी भी तरीके का प्रॉफिट उसमें नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा है, मींस वो घाटा है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, मींस वो फायदा है। तो ये फॉर्मूला आगे डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट में आपके लंबे समय के जो कर्जे हैं उसको ऐड कर दो, इक्विटी में हमारे शेयर कैपिटल है, रिजर्व में सरप्लस वगैरह है, उसको ऐड कर दो, डिवाइड कर दो। आइडल रेशियो इसका 2:1। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। टोटल डेब्ट यानी कि टोटल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, जो बचेगा वो डेब्ट है। या फिर जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है इक्विटी प्लस डेब्ट, उसे हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो उसमें से इक्विटी हटा दो तो बचा हुआ क्या आ जाएगा? डेब्ट आ जाएगा। ये तो है डेब्ट निकालने का। इक्विटी निकालने का करेंट, वो कैपिटल एम्प्लॉय में से नॉन करेंट लायबिलिटी यानी कि टोटल डेब्ट माइनस, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, डेब्ट माइनस कर दो, और करके इक्विटी में से टोटल एसेट्स में से टोटल डेब्ट माइनस कर दो, तो आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के बाद आता है हमारा टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। डेब्ट कैसे निकलता है, कहां होता है, अदर फंडे कैसे हैं, वो भी हमने समझे। टोटल एसेट्स यानी कि एसेट्स का टोटल, इसमें करंट एसेट्स भी आ जाएगी, नॉन करंट एसेट्स भी आ जाएगी। फिर आता है प्रोप्राइटरी रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड यानी कि शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, है ना, अपॉन टोटल एसेट्स। इसका आइडल रेशियो जो होता है 2:1। एक चीज ध्यान रखना, जो मैंने शुरू में आपको लायबिलिटी वाला कंसेप्ट सिखाया है कि इस साइड में आपका क्या क्या होता है, इक्विटी होता है जिसमें आपका शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस वगैरह आता है, डेब्ट होते हैं लॉन्ग टर्म डेब्ट, दोनों को जोड़ दो तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है, और तीसरा होता है करेंट लायबिलिटी। डेब्ट को नॉन करेंट लायबिलिटी भी कहते हैं। तो ये सारे फंडों में पिछले भी जो आपने फंडे किए हैं वहां पर ये सभी आपके काम आएंगे। फोर्थ होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि जितना आपने लोन वगैरह ले रखा है उसको चुकाने के लिए आपके पास कितना पैसा है, जिसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। इन क्वेश्चंस में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के क्वेश्चंस में आपको प्रॉफिट दिया होगा, हो सकता है टैक्स को देने के बाद। तो आपको क्या करना है, पहले प्रॉफिट में टैक्स को ऐड करना है। फिर आपको कोई कर्जा दिया होगा, जैसे डिबेंचर्स पर ब्याज दे रहे हैं हम लोग,
लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर ब्याज दे रहे हैं, उस ब्याज को आपको जोड़ना है तो आपका निकल के आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और इसमें आपको टैक्स को नहीं जोड़ना, इसमें सिर्फ जो आपने लंबे समय के कर्जे ले रखे हैं उस पर जो ब्याज दे रहे हो उससे डिवाइड कर देना है, आपका आ जाएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये तो सारे के सारे थे आपके सॉल्वेंसी रेशियो। अब आते हैं हमारे एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो। अब सॉल्वेंसी रेशियो के बाद आता है हमारा एक्टिविटी परफॉर्मेंस रेशियो। हम अपने बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, लेते भी हैं देते भी हैं बहुत सारी एक्टिविटी। तो पहला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। यहां बात करी जाए एवरेज इन्वेंट्री की तो ओपनिंग इन्वेंट्री यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2 करके एवरेज इन्वेंट्री आ जाता है। और अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो इसको निकालने के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला है अगर ये सारी चीज दे रखी है जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंजेस इन इन्वेंट्री वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक इन ट्रेड डायरेक्ट एक्सपेंस, एक तो ये है। दूसरा जो हमने 11th में पढ़ा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तीसरा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। इसके बाद दूसरा ट्रेड रिसीवेबल या फिर डेब्टर टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है नेट क्रेडिट सेल, यानी उधार जितनी सेल्स हुई है वो अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब आपको इसमें ध्यान रखना है ट्रेड रिसीवेबल में दोनों चीजें आ जाती हैं, डेटर्स भी और बीआरबी। तो जब आप एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालोगे तो ओपनिंग डेब्टर्स प्लस क्लोजिंग डेब्टर्स प्लस ओपनिंग्स बीआर प्लस क्लोजिंग बीआर अपॉन 2 करके निकालेंगे, ठीक है। फिर आपका ट्रेड पेबल, अब पेबल की बात आई तो यहां क्रेडिट परचेज, ट्रेड रिसीवेबल की बात आई तो वहां सेल्स था, तो क्रेडिट परचेज जितना भी उधार खरीदा है अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। कंसेप्ट सेम रहेगा, ट्रेड पेबल में दोनों चीज आ जाएंगी, बीपी भी और क्रेडिटर्स भी। तो ओपनिंग बीपी प्लस क्लोजिंग बीपी, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स अपॉन 2 करके हमारा एवरेज ट्रेड पेबल आ जाएगा। इसी में 4th रेशियो होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था सर? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो यहां पर नेट सेल्स आ जाएगी, कैश और क्रेडिट दोनों, नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। इस फॉर्मूले से हमारा निकल के आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो जो हमारी एक्टिविटी परफॉर्मेंस रेशियो है उसमें हमारे ये 4 रेशियो हैं जो आपको पढ़ने हैं बेहतरीन तरीके से। अब आपका लास्ट रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसमें आपको 5 रेशियोज को पढ़ना है। सबसे पहला हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के 2 फॉर्मूले पता है, एक आपका ओपनिंग स्टॉक वाला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक दूसरा फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो इन फॉर्मूलों से हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। नेट सेल्स आपको यानी कि जो सेल्स रिटर्न है या रिटर्न इनवार्ड है उसको माइनस करने के बाद जो सेल्स है वो लेना है इनटू 100। दूसरा हमारा ऑपरेटिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, या नेट सेल्स तो आप निकाल लोगे। बात आती है ऑपरेटिंग कॉस्ट की। ऑपरेटिंग कॉस्ट को हम कैसे निकाल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन याद हो, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले जब फॉर्मूला लिखाया था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो पहला फॉर्मूला आता है जिसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम था, स्टॉक था, वर्क इन प्रोग्रेस था, वो फॉर्मूला प्लस ये सारी चीजों को अगर आप जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग कॉस्ट, याद रखिएगा बेटा। फिर आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, जिसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अगेन यहाँ पे बात आ रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे ग्रॉस प्रॉफिट में जितने भी हमारी अदर ऑपरेटिंग इनकम थी उसको प्लस करके अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलेगा। 4th है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो, जिसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स को देने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट आया वो अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। लास्ट ये जो रेशियो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ROI, नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट देने से पहले, टैक्स देने से पहले, डिविडेंड देने से पहले जो नेट प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या बताया था मैंने, शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट को जोड़ दो तो आ जाता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो फाइनली हमने अकाउंटिंग रेशियो का चैप्टर कवर किया है, वो भी वन शॉट में। उम्मीद है आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार देना ना भूलना, बहुत ज्यादा मेहनत करके बनाई है आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।